हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के जो आर्टिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। हम यहाँ पे स्टैटिक पार्ट भी कवर अप करके चलेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है सेक्शन 144 सीआरपीसी की, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 144 है वो इम्पोज किया गया है उत्तराखंड के जो उत्तराखंड स्टेट के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में इम्पोज किया गया है। प्रोबिशनरी ऑर्डर्स के तहत अंडर सेक्शन 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 नियर द टाउन ऑफ रुड़की। तो रुड़की के पास जो टाउन है वहाँ पे सेक्शन 144 सीआरपीसी का यहाँ पे इम्पोज किया गया है उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये जो लॉ है एम्पावर करता है किसको? मैजिस्ट्रेट को, किसी भी स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के हमारे इंडिया में, ताकि वो इसको यानी कि इम्पोज कर सके सेक्शन 144 को जो सीआरपीसी का है। अगर किसी भी पर्सन की, स्पेशली जो पर्सन्स रहते हैं, 4 पर्सन्स रहेंगे किसी भी एरिया में, अगर उनकी गैदरिंग देखने को मिलेगी तो एक मोर देन या 4 या 4 से ज़्यादा अगर वहाँ पे गैदरिंग है लोगों की, वहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करने का ये काम करता है सेक्शन 144 एक स्पेसिफाइड एरिया में। ये जो इम्पोज किया जाता है अर्जेंट केसेस के लिए, जो रुकावट डालते हैं या फिर एप्रहेंडेड डेंजर अगर सिचुएशन हो, तब ये सेक्शन जो है एक पर्टिकुलर एरिया में इम्पोज किया जाता है। अगर डर हो कहीं ह्यूमन लाइफ का यहाँ पे डैमेज ना हो या फिर प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो, कुछ चीज़ें ट्रबल में ना आ जाए इसके कारण, तो ये सेक्शन जो है 144 यहाँ पे इम्पोज किया जाता है। इस ऑर्डर के पास होने के अगेंस्ट यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक के अगेंस्ट ये ऑर्डर जो है ये इम्पोज किया जाता है। फीचर्स की हम लोग इसकी बात करें तो सेक्शन 144 के अगर प्लेसेस जो है डिस्ट्रिक्ट की गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का जो सिस्टम्स है, स्पेशली जो वेपन्स रहते हैं, ठीक है, वेपन्स अगर किसी के पास हैं, उस प्रक्रिया को संभालने या परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है ये सेक्शन। ओके, तो मैक्सिमम पनिशमेंट इसको अगर सेक्शन 144 का कोई हनन करता है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स तक हो सकती है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस सेक्शन के अंडर जो है यहाँ पे जो आदेश दिए जाते हैं उसके अनुसार जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण जो यानी कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पे बंद रहते हैं अगर किसी एरिया में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। तो उसी के साथ यहाँ पे जो ऑर्डर दिए जाते हैं इसके दौरान यहाँ पे जनसभा या रैलियाँ जो रहती हैं, पॉलिटिकल जो रैलीज रहती है, उस पर भी रोक लगाई जाती है इस सेक्शन के तहत। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंटरनेट जो रहता है उस एरिया का, वो भी ब्लॉक कर दिया जाता है। अल्टीमेट पर्पस क्या रहता है इस सेक्शन का, सेक्शन 144 का, कि एक पर्टिकुलर एरिया में मेंटेन करके रखना है हम लोगों ने पीस, और जो ऑर्डर दे रखे हैं इसके तहत, और जो ट्रबल में ना आ जाए कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि जो रेगुलर लाइफ है लोगों की वो ट्रबल में ना आ जाए, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ड्यूरेशन यानी कि सेक्शन 144 के ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं इस ऑर्डर को अगर इम्पोज कर दिया जाता है, तो इस सेक्शन के तहत कोई भी आदेश जो है 2 महीने से अधिक की अवधि तक नहीं लागू किया जा सकता। हाँ, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिशन अगर देखें तो यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है इसकी वैलिडिटी को 2 more months विद द मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है, 6 months तक हो सकती है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आखिर डिफरेंस क्या है सेक्शन 144 का और कर्फ्यू के बिटवीन, क्या क्या डिफरेंस है? सेक्शन 144 में यहाँ पे गैदरिंग यहाँ पे मना की जाती है 4 से लोगों की एक पर्टिकुलर कंसर्न एरिया में, और कर्फ्यू में क्या रहता है कि लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। तो उनको बोला जाता है, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि आप लोग घर के अंदर ही रहें क्योंकि सिचुएशन बाहर बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ट्रैफिक के ऊपर भी। मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज जो हैं वो भी क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग कर्फ्यू, एंड ओनली एसेंशियल सर्विसेज ही वहाँ पे अलाउ की जाती है, वो भी प्रीवियर नोटिस के तहत। आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन 144 और कर्फ्यू के बिटवीन आखिर डिफरेंस क्या है। उसके अलावा देखिए कि इस सेक्शन को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कई जगह पर। क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पावर जो रहती है मजिस्ट्रेट के तहत रहती है, यानी कि मैजिस्ट्रेट के अंडर रहती है।
जिसका जो मैजिस्ट्रेट जो है कभी-कभी इसका अनुचित तरीके से भी उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इमीडिएट इसको रेमेडी किया जा सकता है अगेंस्ट द सच ऑर्डर, तो रिवाइज़ एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलती है, मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर्स देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट की बात करें कि एक पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो सकता है, स्पेशली आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का, तो वो कहाँ पे जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आशंकाएँ आशंकाएँ जो मौजूद हैं, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले ही अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इम्पोजिंग प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स की हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया में इसको एप्लीकेबल, यानी कि इसको इम्पोज़ करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज़ अलग-अलग जगह पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहती है। इसलिए ये एक बड़ी सिटी में अगर बात करें तो वहाँ पे इसको इम्पोज़ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पे निषेधाज्ञा लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की स्थिति अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होती है और इससे एक ही तरीके से निपटाया नहीं जा सकता। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें सेक्शन 144 की, तो ये जो है 1861 में इसको क्या किया गया था, 1861 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जब था हमारी कंट्री में, ब्रिटिश का रूल था, तब से ये सेक्शन जो है ये पिक्चर में है। तो पावर देता है ये मैजिस्ट्रेट को टू ऑर्डर अ पर्सन टू एब्सट्रेन फ्रॉम एन एक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट और कोज अनाउंसेस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड टू अपोज अ डेंजर इन ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझाई दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री का पार्ट भी यहाँ पे आपको कवर होता नजर आएगा। मलचा महल, मलचा महल आखिर है क्या? ये न्यू दिल्ली में ये मलचा महल देखने को मिलता है, वो भी जंगलों के बीच बीच ये मलचा महल है। और कई बार बोला जाता है कि ये हॉन्टेड है, ठीक है, तो ऐसी मतलब अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या बोला गया है कि इस मलचा महल को क्या किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा, जो 14th सेंचुरी का मोनूमेंट है मलचा महल। तो मलचा महल का जो लास्ट प्रिंस था 2017 में ही उसकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। तो 2017 बहुत ही दयनीय कंडीशन में वो रहते थे, ठीक है। तो मलचा महल का जो लास्ट प्रिंस था 2017 में ही उसकी डेथ हुई है। तो कंडीशन जो थी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है मर्ज होती नज़र आई, ठीक है। और जो प्रिंस थे स्पेशली तुगलक डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। तो लास्ट प्रिंस जो थे उनकी हालत इतनी दयनीय थी, यानी कि उनको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं थी, खाने पीने की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। अब ये मलचा महल की जो हिस्ट्री है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 1325 में ये मलचा महल जो था यहाँ पे बिल्ड किया गया बाय दी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे ये रहे, और ये जो था जंगल के बीचों बीच है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पिक्चर। तो ये जंगल के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है मलचा महल। तो आज के टाइम में इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है और इसको हॉन्टेड महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है शिकार करने आते थे और शिकार करके यहाँ पे इनका जो रेस्ट करने का ये एक हिसाब से क्या था, ये एक महल बना रखा था, ठीक है। तो हॉन्टेड जो हंटेड लॉन्ज है, तो यहाँ पे हंटेड लॉन्ज के नाम से इसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो रेजिडेंस है, ठीक है, डिटेंडेंट ऑफ नवाब ऑफ अवध को दे दिया गया, और ये इसको विलायत महल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि बेगम विलायत के नाम से इसका नाम रखा गया। और ये रॉयल फैमिली जो थी औध, ठीक है, तो शी वॉज अ मेंबर ऑफ, क्योंकि ये मेंबर थी रॉयल फैमिली की। और इनका जो पैलेस था, इन्होंने अपना पैलेस जो है गवर्नमेंट को 1985 में दे दिया था। माना जाता है, यानी कि ये बोला भी गया है कि इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था, क्योंकि इनकी जो हीरे की रिंग थी वो निगल ली गई थी, ठीक है। तो एक यानी कि ऐसा
बोला गया, ऐसा हिस्ट्री में मतलब दर्ज है कि जब इन्होंने सुसाइड कर लिया था, इनके दो जो बच्चे थे जिनकी लास्ट में अभी डेथ हुई है 2017 में उनके बेटे की, तो यहाँ पे उनके बच्चों के द्वारा इनकी बॉडी को 10 दिन तक रखा गया। जब स्मेल आने पे इनको इन्होंने क्या किया कि अपनी जो इनकी जो बॉडी है तो वो दूर जंगल में जो है वो दफना दी गई। तो बहुत सारे जो थे, कई इन्वेडर्स यहाँ पे आए, इनके ऊपर हमला हुआ क्योंकि वो हीरे की अंगूठी लेना चाहते थे। तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई, इनको गन्स दे दी गई और बोल दिया गया कि अगर कोई भी आपके ऊपर हमला करे तो आप ये गन वगैरह चला सकते हैं। तो बाद में इनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि ये राजा थे, राजा की अगर हम देखें लाइफ तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उन्होंने यही सोचा था कि यहाँ पे हमारी लाइफ अच्छी होगी। बट यहाँ पे 2017 में भी जो लास्ट प्रिंस की डेथ हुई, उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो ये सुसाइड जो किया गया था 1993 में किया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप थी इनकी डॉटर शकीना महल को दे दी गई, और जो प्रिंस अली राजा थे जिसको साइरस बोला गया, तो ये हाल ही में इन्हीं की डेथ हुई, और ये 2017 में इनकी डेथ हुई। एंड सिस्टर की डेथ जो थी इनसे पहले हो चुकी थी। फिरोज शाह तुगलक कौन थे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था, और वो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद अपने ये गद्दी पे बैठे, ओके। और ये इस तुगलक डायनेसिटी के थर्ड शासक थे, जिसने 1320 से 1412 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया था। तुगलक जो थे 1351 और 1388 ईस्वी तक सत्ता में रहे थे। और यहाँ पे जो था इम्पोजिशन जो था जजिया, ये स्टार्ट किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा थी, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो जजिया जो था ये इम्पोजिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जजिया। और जजिया जो सिस्टम था ये टैक्सेशन, हिस्टोरिकल टैक्सेशन सिस्टम था, फाइनेंशियली चार्ज किया जाता था, परमानेंट नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट था ये, और स्टेट गवर्न बाय इस्लामिक लॉ टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने जो यहाँ पे इनका जो यानी कि रूल्स आप बोल सकते हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स थे इनहेरिटेंस के, यानी कि अगर कोई आर्मी में है तो उसके बच्चे भी जो है वो आर्मी में जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पे रूल रख रखा था, ठीक है। परमानेंट टू रेस्ट एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू द आर्मी इन देयर प्लेस। और यहाँ पे जो मनी थी, यानी कि जो आर्मी पर्सनल्स थे यहाँ पे, इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, यानी कि सैलरी तो दी जाती थी पर पैसों के तौर पर नहीं दी जाती थी, बट बल्कि यहाँ पे इनको लैंड्स दिए जाते थे। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, ये आप लोगों ने याद रखना है कि किसके रूल में था ये, और किसके द्वारा ये चीज़ें जो थी वो स्टार्ट की गई थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे तुगलक्स को बोला गया था फादर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि तुगलक्स के द्वारा बहुत सारे गार्डन्स बनवाए गए थे, कैनाल्स बिल्ड करवाई गई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट बोला गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि फादर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किनको बोला गया, डैट इज तुगलक्स को बोला गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं हम लोग तुगलक डायनेसिटी के। तुगलक्स जो थे ये मुस्लिम फैमिली तुर्क ओरिजिन से निकल के आते थे। तो यहाँ पे इनका जो रूल था वो पीक पॉइंट पे था 1330 से 1335 तक, जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मिलिट्री कैंपेन चलाया गया। उसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा लोग रूल जब किया गया तो टॉर्चर भी किया गया, क्रुएलिटी देखने को मिली, रेबेलियंस बहुत ज़्यादा हुए, रैपिड फिर बाद में रैपिड यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला डायनेसिटी का, जब ये 1335 AD तक पहुँचे। उसके अलावा यहाँ पे तुगलक्स जो थे 3 कम्पिटेंट रूलर्स निकल के आए। तो ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक रहे, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहे, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहे। ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे ये तुगलक डायनेसिटी के फाउंडर थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि तुगलक डायनेसिटी के फाउंडर कौन थे, डैट इज ग्यासुद्दीन तुगलक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जो मलचा महल है, तो इसको कई बार जो है हॉन्टेड महल भी बोला जाता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेस्कॉम के बारे में। अभी नेस्कॉम न्यूज़ में क्यों है, नेस्कॉम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अभी यहाँ पे नेस्कॉम के द्वारा यहाँ पे TCS कृष्णन रामानुज को अपॉइंट किया गया है नेस्कॉम का चेयरपर्सन फॉर 2022-23 के लिए। नेस्कॉम के द्वारा यहाँ पे कृष्ण
रामानुज को एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है और इनको अपॉइंट किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि यहाँ पे जो एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन। रामानुज के द्वारा सक्सीड किसको किया गया है? रेखा एम मेनन को। और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। नेस्कॉम के द्वारा ऑल्सो एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे अनाउंस की गई है वाइस चेयरपर्सन की, अनंत महेश्वरी। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर नेस्कॉम की हम लोग बात करें तो इसको फाउंड 1988 में किया गया था, हेडक्वार्टर्स की न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे जो है अभी न्यू चेयरमैन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बात की जा रही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, यानी कि झारखंड के जमतरा जमतरा जो एरिया है यहाँ पे लाइब्रेरी, हर एक गांव में लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन की गई है। ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक अच्छी पहल आप बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो हर एक मतलब टाउन में भी ऐसी पब्लिक लाइब्रेरीज होनी चाहिए। क्लियर? तो गांव में, टाउन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो झारखंड के द्वारा काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया गया है। जमात्रा हमारी कंट्री की फर्स्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनी है, यहाँ पे लाइब्रेरीज है हर एक विलेज में। जमात्रा झारखंड में एक एरिया है जो ओनली डिस्ट्रिक्ट बना है। तो टू ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। ये डिस्ट्रिक्ट विद अ पॉपुलेशन अबाउट 8 लाख पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा टोटल 118 ग्राम पंचायत है और अंडर 6 ब्लॉक्स हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको ईच पंचायत जो है वेल एक्युपाइड लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। और ये 9 AM से लेके 5 PM तक ओपन रहेगी। तो यहाँ पे कोई भी विजिट कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। झारखंड की हम लोग बात करें तो झारखंड जो है इसको 15 नवंबर 2000 में इसको फॉर्मेशन किया गया था, एज अ स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। कैपिटल इसकी रांची है, सब कैपिटल दुमका है। इसकी लार्जेस्ट अगर सिटी देखें तो जमशेदपुर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसकी 24 है। और गवर्नर आज के टाइम में है रमेश बाइस। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है, तो 81 सीट्स हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 6 सीट्स हैं, लोकसभा की 14 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और हाई कोर्ट जो है झारखंड हाई कोर्ट जुरिडिक्शन इसका झारखंड हाई कोर्ट में ही है। तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से रैंक 15 है और पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक 14 है। झारखंड की लोकेशन अगर देखें तो आपको यहाँ पे झारखंड देखने को मिलता है। 2000 में बिहार से इसको अलग किया गया था। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री यहाँ पे टच करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है झारखंड में, तो हिंदी बोली जाती है। और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, भूमज, हो, खारिया, कोटरा, कुरमुली, ठीक है, मैथिली, मुंदरी, नागपुरी, ओडिया, संथाली, उर्दू। तो ये कुछ एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 यहाँ पे अभी रिलीज़ की गई है शिप्री के द्वारा। अकॉर्डिंग टू स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्कॉल्ड होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शिप्री बोला जाता है, उसके द्वारा भी रिपोर्ट पेश की गई है जिसका टाइटल है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी कंट्री की रैंक यहाँ पे जो रही है, थर्ड रही है। अब यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें कि कौन सा देश जो है अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, तो हमारी कंट्री यहाँ पे थर्ड रही है आफ्टर यूएसए और चाइना। तो थर्ड रैंक हमारा देखने को मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मिलिट्री स्पेंडिंग जो है हमारी कंट्री की, इसमें अमाउंट डॉलर जो है $76.6 मिलियन 2021 में जो ग्रो अप हुआ 2020 से। ओके, तो रशिया जो है, रशिया का भी इंक्रीज हुआ क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर आपको देखने को मिली। तो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में इंक्रीज होता दिखा। तो 5 लार्जेस्ट स्पेंडर, यानी कि 5 ऐसे देश जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं डिफेंस के ऊपर अपना खर्चा, तो वो है यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया। तो यहाँ पे 62% एक्सपेंडिचर टोटल देखने को मिलता है अगर टुगेदर बात करें तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो चेंज हुआ 2007 से। चाइना, रशिया था पहले, अब यूएसए है, चाइना है इस और जो है यहाँ पे हमारी कंट्री देखने को मिली है थर्ड रैंक पे। ओके,
तो रशिया जो है ये 4th रैंक पे आपको देखने को मिलेगी। टोटल स्पेंडिंग आप देख सकते हैं यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया और उसके बाद सऊदी अरबिया। तो यहाँ पे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2029 का जो था वो था 1917 बिलियन डॉलर और उसके बाद 3.6% स्पाइक हुआ 2018 में, लार्जेस्ट स्पेंडिंग ग्रोइंग सिंस 2019 और 62% यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखने को मिला यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरबिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपनी कंट्री के जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा यहाँ पे 6% यहाँ पे खर्चा किया गया डिफेंस सर्विसेज इन डिफेंस बजट 2020 के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आर्मी के ऊपर 56% सबसे ज़्यादा खर्चा जो है आर्मी में देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जो है एयरफोर्स, उसके बाद इंडियन नेवी। यहाँ पे हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर वॉर हेड रिडक्शन की, तो न्यूक्लियर वॉर हेड यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स कौन सी कंट्री के पास कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, वो है एक तो रशिया है, यूएसए, चाइना, हमारी कंट्री जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है ये 7th नंबर पे आती है अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की हम लोग बात करें। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि मेजर आर्म इम्पोर्टर्स कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन करती है, कौन सी कंट्री करती है, वो है सऊदी अरबिया। उसके बाद हमारी कंट्री है 2nd नंबर पे इंडिया। उसके बाद इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और सबसे ज़्यादा आर्म एक्सपोर्टर्स की हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा आर्म एक्सपोर्ट कौन करता है, वो है यूएसए। उसके बाद रशिया है, फ्रांस है, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके एंड साउथ कोरिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी आप लोगों को याद रखने हैं। अब लोग शिप्री की बात कर लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। तो रिसर्च जो रहती है, रिसर्च करता है इनटू कॉन्फ्लिक्ट को लेके, आर्मामेंट्स को लेके, आर्म कंट्रोल एंड डिस आर्मामेंट। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1966 में एट स्टॉकहोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्वीडन में आपको ये सिटी देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।